प्रजाभ्यां प्रतिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिषः गोब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखाप्नुयात् श्रद्धां मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं तेज आयुष्मारोग्यं देहि मे हव्यवहारम् ओम नमः स्वतन्त्राय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षि शिरोरुहावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय स्वासते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। बोली भारत माता की, भारत माता की जय। गौ माता की जय। गौ माता की जय। धर्म की धर्म की अधर्म का अधर्म का प्राणियों में विश्व का जन्म जहां पर हमने अन्न जहां का हमने खाया वस्त्र जहां के हमने पहने ज्ञान जहां से हमने खाया वह है प्यारा देश, वह है प्यारा गांव हमारा। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। वंदे वेद मातरम, हर बला हर हरे महादेव। ओम सिंहासन में आ जाते हैं। दिल्ली में मैं कर रही प्रणाम, बहुत प्रणाम, आभार, सब नमन। ओम तालियां बजा करके आदरणीय एकाचार्य जी का धन्यवाद ज्ञापित करें। बहुत लगातार जो है योग क्लास का सफल संचालन आनंद के साथ शरीर को जो है पूरा लाभ मिलेगा इससे, और मिलेगा निश्चित। हम लोगों को इसका लाभ भी मिल रहा है। बहुत सुंदर, बहुत बहुत प्रणाम आचार्य जी का। बहुत बढ़िया आज के योग सत्र, योगाचार्य जी, दुर्गादास भैया, बहुत सुंदर, अद्भुत। आज ऐसे लग रहा था कि कहीं हम परम पूज्य स्वामी जी के इस पावन भूमि पर बैठे हैं, और आज ऐसे मन बिल्कुल प्रफुल्लित हो गया है। बढ़िया, आनंद आया। और देखिए, आपके इस योग के लिए हमारे छोटे नन्हे ताली बजा रहा राजकुमार, वो भी बहुत खुश है। बढ़िया, देखिए वो हंस रहे हैं। बढ़िया, आज उनको भी अच्छी लगी ये क्लास। और चलिए
इसी तरह योग सत्र को यहीं पर विराम देते हैं, अगले चर्चा सत्र की तरफ चलते हैं। और हमारे मुख्य वक्ता बिल्कुल तैयार है, रेडी है हमारे शरद भैया। और अगर नारायण मीना जी भाई साहब, मेरी आप तक आवाज आ रही है नारायण मीना जी? चलिए, नारायण मीना जी तक नहीं आवाज आ रही है, मैं आपको सादर आमंत्रित करती हूँ। आज के योग सत्र को विराम देते हुए चलते हैं चर्चा सत्र में। चर्चा सत्र में कल हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय शरद वर्मा जी, उत्कृष्ट कृषक, एडआरसी नर्मदापुरम मध्य प्रदेश से है, आप सबको परिचित है। और लगातार जैसे ये युगाहार कार्यक्रम शुरू हुआ तब से एक दिन भी उन्होंने छुट्टी न लेकर हमारे इस युगाहार कार्यक्रम अपना परिवार समझकर बिल्कुल अपनी सहभागिता निभाई है और रोज बिल्कुल जुड़ते ही है। और उनका इतना सुंदर उत्कृष्ट मार्गदर्शन किसानों को देते हैं और वो दोनों पति पत्नी मिलकर बढ़िया कृषि को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे हमारे आज के मुख्य वक्ता को मैं सादर आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय शरद भैया, आपका स्वागत है मंच पर। जी ओम प्रणाम। शरद भैया लेफ्ट हो गए? ओम जी ओम। वो किसी कारण से या तो मोबाइल का कुछ हुआ होगा या किसी कारण से लेफ्ट हो गए हैं। हाँ वही तो वो जुड़ जाएंगे। मैं थोड़ी सी सूचना ये दे रहा हूँ कि जो हमने मिट्टी परीक्षण कराया, उस मिट्टी परीक्षण में 12 तत्वों की उन्होंने जांच की है। उन 12 तत्वों में जो मेरे खेत की मिट्टी का जो रिजल्ट आया है वो इस तरह है। पीएच आया है 7.58, जिसे सामान्य बताया गया है। ईसी उन्होंने दिया है 1.86, ये मध्यम है। और जैविक कार्बन 0.405, ये बिल्कुल निम्न है, जो कल मैंने कहा था। उपलब्ध नाइट्रोजन ये जो है 180 किलोग्राम पर हेक्टर है, ये भी बहुत निम्न है। उपलब्ध फास्फोरस 15.33, ये मध्यम है। जी शरद भैया आ गए हैं तो मैं आदरणीय शरद भैया को सादर आमंत्रित करता हूँ। जाए जी हो। सदन को कोटि कोटि प्रणाम। आज की योगशाला बहुत अच्छी रही और दादू जो बता रहे हैं कि हमारे खेत में इतना इतना है, तो इसमें कार्बन काफी कम है दादू आपकी, और कुछ चीजें और जो कम आ रही हैं। तो आप क्रॉप का रोटेशन करेंगे सबसे पहले। अगर आप गेहूं की फसल को कम करें और दाल वाली चीजें लेके आए। दाल में खासकर बारिश में अगर आप तुअर लाते हैं और बारिश की मूंग होती है तो वो काफी अच्छा आपके खेत में कार्बन को बढ़ाने में मदद करेगा। आप फसल ही ऐसी चुनो जिससे कार्बन आपके खेत में बढ़े। और गेहूं के स्थान पे अगर आप चने की क्रॉप करोगे तो बहुत अच्छा होगा। दोनों सीजन में आप दाल वाली चीजें ले लें तो आपके खेत का काफी तेजी से कार्बन पूरा होगा। जो नरवाई है उसको खेतों में मिलाएं। जो भी नरवाई अपने खेतों में निकलती है उसको पूरे खेतों में आप उसको मिला दें। और अगर वो रोटावेटर के द्वारा थोड़ी हरी मिलती है खेतों के अंदर तो वो ज्यादा अच्छी होती है। तो आप जब मूंग कटाई करवाएं या अपना, तो मूंग थोड़े ऊपर से हाथ से कटवा लें, या हार्वेस्टर से कटवा रहे हैं तो आप नीचे कम से कम 6 इंच उसका पौधा छोड़ दें।
हार्वेस्टर बिल्कुल नीचे से काटने से एक दो फली का फायदा तो होता है, लेकिन जो ग्रीनेस खेत के अंदर जाना चाहिए, सूखने के बाद जाना और गीला मिलना, इसमें बहुत अंतर है। अगर आप नीचे से जब हार्वेस्टर कटाई करते हैं तो 1 फीट का आपका पौधा होता है, तो आप 4 इंच से ना कटाई करके 6 इंच से कटाई करवाएं उसकी। तो इससे क्या होगा कि आप में हरा आपके खेत में काफी रह जाएगा, और जब हरा खड़ा हुआ रहता है तो वो रोटावेटर को मिलाने में दिक्कत नहीं होती। वो ही अगर आप हार्वेस्टर से कटाते हैं और ढेर ढेर बन जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि हार्वेस्टर जब ये अपना रोटावेटर जब मिलाता है तो वो एक ही जगह मिल नहीं पाता बहुत अच्छे से। तो उसके पहले फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जो एक आपके पास आपने देखा होगा, एक ब्लेड लगी हुई चक्री टाइप की होती है, उसको चलाएं जिससे वो फैल जाए। पूरा आपका टाटरा जो भी खेत में है उसको पहले फैलाने का काम करें। अगर आपने अपने जो ट्रैक्टर में खम्मा रहता है, पैठा रहता है, वो अगर भारी है तो उससे भी आप इस चीज को मिला सकते हैं। और आप दूसरा ये है कि कम खर्चे में अपने को करना है, तो आप थोड़ा सा हार्वेस्टर को, अगर हार्वेस्टर में एक पार्ट रहता है पीछे टुकड़े करने का, एसएमएस बोलते हैं जिसको, अगर वो लगे हुए हार्वेस्टर वाले से आप कटवाएंगे तो आपके में पूरा बारीक फैल जाएगा वो। तो हार्वेस्टर को भी चुनने में आप ध्यान धरिए कि जो आपकी कटाई करने आ रहा है वो ऐसा हार्वेस्टर आए जिसमें एसएमएस लगा हो और वो पीछे बारीक बारीक पूरे टुकड़े डाल देता हो, उनको आपको मिलाने में दिक्कत नहीं जाएगी। आप शाम के समय जो है डीकम्पोजर के कैप्सूल आते हैं, तो पहले ही अपने 7-8 दिन पहले 200 लीटर ड्रम में बना के रखें और उसका स्प्रे कर दें आप उसमें, जिससे जो भी आपका सूखा कचरा है वो कन्वर्ट होने में टाइम नहीं लगेगा उसको। आपने देखा होगा कई बार हम लोग गेहूं की नरवाई मिला देते हैं और फिर वो धीरे धीरे आधी बारिश में सड़ता है, और जब वो फिर फंगस फैलने का डर रहता है, और अपनी बहुत सारी, आपने देखा होगा कि आपकी बल्लर की बेल जो नालियों में लगी हुई थी, तो वो बल्लर की बेल सूखने लगती है। फिर आप बोलते यार ये बल्लर की बेल क्यों सूख, क्योंकि वो उस समय जब अपन कचरा खेतों में डालते हैं और वो जब पानी से सड़ता है, उसी सड़ान से अपनी बेल की जड़ ले लेती थी। इसलिए आपको डीकम्पोजर अगर आप डाल देंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद अपने खेतों में आप ट्राइकोडर्मा, बवेरिया, इन चीजों का तो उपयोग कर ही रहे हैं आप, तो जिससे आपके खेतों में बारिश में बहुत अच्छी फसल आती है। आपके खेत में बहुत सारे आयरन ये वो कम है, तो मैंने उनको बताया था कि आप अपना अंकुरित कर अपना वो बोएं और वैसा करके डालें, तो भी वो काफी 2-3 इंच का अगर रोटावेटर से मिला देते हैं तो काफी अच्छा फायदा होता है। गोबर की खाद अगर आप डाल पाए, नहीं तो आप लगभग 2000 लीटर अगर गोअमृतम बनाकर डालते हैं खेत में, उसको बांट लें कि भाई 200 लीटर अभी डालना है, 200 बाद में डालना है, तो आपके खेतों में धीरे 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 आपकी डीएपी यूरिया की मात्रा कम हो जाएगी। अभी ये एक उसमें अनुमान किया गया कि 1 किलो जब यूरिया यूज होता है तो 100 केचुए की पॉपुलेशन खत्म हो जाती है 1 किलो यूरिया यूज करने से, ये आया है। और इसमें जो केचुए अपन अपने हाथ से ही मारते हैं, जब अपन 2 बोरी के यूज कर रहे हैं, इसलिए केचुए की जो संख्या है वो धीरे धीरे घटती जा रही है खेतों में, और केचुए की संख्या घटना यानी आपके खेत की सीधा सा है उर्वरा शक्ति को कम करना है। तो आपके खेतों में जो केचुए कम हो रहे हैं उस तरफ भी ध्यान दीजिए। अपने खेत में कहीं भी झाड़ नमी जहाँ भी हो, वहां एक बर्मी पिड लगा के आप पत्तियों से इनसे अपने केचुओं को सुरक्षित रख सकते हैं, और जब बारिश आए तो उन केचुओं को आप वापस छोड़िए खेतों में, ये बहुत जरूरी है। कहीं कोने में एक कोना ऐसा भी, अगर आपके पास ज्यादा जमीन है, जिसके पास लगभग 25 एकड़ से ज्यादा जमीन है, उन किसानों के लिए यह है कि 1/4 एकड़ जमीन में फसल लगा के छोड़ देना चाहिए। जैसे चिड़िया खाने के लिए आपने ज्वार छोड़ दी, बहुत सारी फसल आप लगाते रहो उसमें, तो बहुत सारे जो पक्षी हैं वहां पे आकर्षित होने लगेंगे, और आप जब पक्षी आएंगे तो आपके खेतों में उनके द्वारा भी उर्वरा शक्ति आपके खेतों में बढ़ती है। जहाँ बहुत सारे पक्षी आते हैं वहां ऑलरेडी आपने देखा होगा जंगलों में कौन खाद डालता है, लेकिन इतने चिड़िए पक्षी इतने रहते हैं
कि वो सब खाद को पूर्ति कर देते हैं। और वहां पर केचुए इसलिए पाए जाते हैं कि उनको खाने का भोजन अच्छा मिल जाता, पत्ती पूरी पड़ी रहती है, डिस्टर्ब नहीं करते जमीन, तो वहां पे केचुए रहते हैं। तो बेचारे को बगैर डीएपी यूरिया के ही इतना बड़ा पेड़ आपकी मेड़ में या आपके पास के जंगल में खड़ा हो जाता है, जिसमें कि अपन लोग कोई कुछ भी नहीं डालते। आप देखिए उन्हें। और अगर आप ऐसे ही अपने खेतों की फसलों को चाहते हैं, अगर आपने कार्बन 2 ले आए, और अभी हमने एक हमारे यहाँ पे यहीं पे होशंगाबाद में खेत है, जो हम आपको कभी विजिट कराएंगे, जिसका कार्बन 4 है। वो नेचुरली उनका 4 कार्बन आने के बाद उनका नेचुरली जो है, आप सोचिए कि उनका चना पैदा होने लगा है और उनकी मूंग हुई है। मूंग उन्होंने पूरी फलियां तोड़वा ली थी, क्योंकि उनका खेत ज्यादा नहीं है, 2 एकड़ का खेत है। तो उन्होंने हाथों से फलियों को तोड़वा लिया और जो पूरा ग्रीन पौधा था उसको खेत में उन्होंने मिला दिया। तो ये भी छोटे खेत वाले जो 1-2 एकड़ 4 एकड़ के खेत हैं, जो क्रॉप को अलग-अलग क्रॉप को बोते हैं, वो इस टाइप से भी कर सकते। तो उनका कार्बन 4 के आसपास आया है और लैब टेस्ट है वो। और 4 का कार्बन आने के बाद उनको उनका कहना है कि हमारी जो लागत है वो 0% है। हमारा कोई डीएपी का खर्च नहीं है, हमारा कोई यूरिया का खर्च नहीं है, हमारे पास कोई वो नहीं। और उन्होंने अभी जो उनकी हल्दी निकली है, उन्होंने भी हल्दी लगाई थी, बहुत थोड़ी सी हल्दी हुई उनकी, लेकिन उनका जो 25 किलो हल्दी उन्हें जो प्राप्त हुई है, उन्होंने कॉर्नर में लगाई हुई थी, वो उन्होंने 360 रुपए किलो में काफी लोगों को बेची। अब उनको रेट ज्यादा मिल गए तो इसलिए उन्होंने बेच ली। इतने रेट की ऐसे आवश्यकता नहीं होती है। फिर भी उनका कहना है कि हमारा 1 रुपए भी डीएपी यूरिया में खर्च नहीं हुआ। ऐसा किसान मैं ढूंढ रहा था नर्मदापुरम में, जो अपने को मिला है कि जिसने कोई भी केमिकल का यूज नहीं किया, और लैब टेस्ट जमीन है। अगर मिट्टी उनकी जो है जो कार्बन आया है वो 4% कार्बन आया। उन्होंने मेड़ों में पेड़ पौधे लगा रखे हैं काफी सारे, जिनकी पत्तियां भी खेत में ही गिरती है। उन्होंने उनके 2 एकड़ खेत को 4 भागों में बांटा है और उसकी पूरी पत्तियां जो है वो खेत के अंदर गिरती हैं। हल्दी में भी उन्होंने सारी पत्तियां उसी में मिलाई। चने में भी वो चना थोड़ा ऊपर से कटवाते हैं, जिससे उसके जो पौधे हैं वो भी उसमें मिक्स हो जाए। तो उनका बहुत अच्छा तजुर्बा रहा है। और उनका कहा है कि जो जैविक खेती करेगा, वो जैविक खेती करता जरूर है, लेकिन वो सोना उगाता है। और सोने की उससे तुलना करी है उन्होंने। कभी उनको मुख्य अतिथि बनाएंगे, उनसे मैंने रिक्वेस्ट करी है कि आप एक बार हमारे यहाँ आप मुख्य अतिथि बनिए। और उनका बकायदा सब कुछ रजिस्ट्रेशन है। सबसे पहले जैविक खेती करने में रजिस्ट्रेशन पे किसान को जोर देना चाहिए, विधिवत पूरा चेक करना चाहिए। अगर अपने खेत के आसपास किसान लगे हुए हैं तो 3 फीट की चारों तरफ एरिया को छोड़ें और फिर अपने रजिस्ट्रेशन पे जाएं। आपका जैसे ही तीसरा साल होगा, आपको रजिस्ट्रेशन आपका जब जेबी का मिल जाएगा, तो आपकी जो चीजें हैं वो भारत सरकार के पोर्टल पे दिखने लग जाएगी। जैसे अगर भैया बोल रहे थे कि हमारा जो वो है प्याज नहीं बिक रहा है, तो आप विधिवत अगर उसको पंजीयन करवाएंगे तो हर चीज का रेट बहुत अच्छा है, वो मिलेगा आपको। अब दूसरा, कोई चीजों का रेट लेना है, अधिक रेट लेने हैं, तो जैसे उन्होंने कहा भाई हमने सोना मोती गेहूं बोया था, उसमें हम लोगों ने दूध के स्प्रे किए, वो चीज है, वो क्वालिटी है। अगर आप वो क्वालिटी बनाते हैं, अपने खेत की मिट्टी की रिपोर्ट और अपने सामान की रिपोर्ट, दोनों रिपोर्ट अगर आपकी जैविक बताती है, तो कोई ताकत नहीं है कि आपका सामान आपके घर से ना बिक जावे। आपके घर से ही वो सामान बिक जाएगा। जो भी चीज जितनी भी तादाद में आप उत्पादित करेंगे, वो अभी तेजी से लोगों का जो स्वास्थ्य गिर रहा है, तो लोग भी सारे जैविक की तरफ टर्न हो रहे हैं। वो चाहते हैं कि हमें अच्छी चीज मिले खाने को। बस उन्हें एक एक प्रमाणीकरण की जरूरत है कि जो चीज उन्हें मिल रही है वो शुद्ध रूप से मिले। ऐसा लोगों के अंदर एक परिवर्तन आ रहा धीरे धीरे।
कल हमने देखा कि जैसे एक हल्दी लेने वाले आए, तो भोपाल से एक गाड़ी आई है हल्दी लेने। आप सोचो 5 किलो हल्दी लेने वो भोपाल से आए। तो 5 किलो हल्दी जब लेके जा रहे हैं, हमने कहा भैया इतना कितना तो आपका डीजल लग गया वहां से आने में। बोले साहब अब शुद्ध खाने के लिए घर से निकलना पड़ेगा। इतना व्यस्त हूं मैं, लेकिन मैंने अपने घर में एक दिन नियम बनाया है कि जो भी चीजें मैं एकत्रित करूंगा वो मैं छुट्टी के दिन करूंगा। तो मेरी ईद के कारण छुट्टी थी, इसलिए मैं आया और ये सामान लेने के लिए। तो जो भी छुट्टी का दिन रहेगा, मैं अपने परिवार के लिए अच्छी से अच्छी चीज़ों को खोजूँगा। जहाँ भी मिलेगी मैं लेके आऊँगा, चाहे वो बोले 100 किलोमीटर हो, चाहे 200 किलोमीटर हो। लेकिन मैं अपने घर के लिए ज़हर नहीं खिलाऊँगा, ये उनका एक प्रण था। मुझे लगा कि वाक़ई ये अगर सभी लोग ऐसा प्रण ले लें कि मैं अपने परिवार को अपनी ज़हर की थाली नहीं परोसूँगा, तो अगर जो मुखिया है घर का, वो इस चीज़ को अगर उठा ले और वो कसम खा ले कि मैं हफ्ते में 1 दिन अपने परिवार के लिए जो भी चीज़ें लेके आनी है, आस-पास के जो भी किसान हैं, उनसे संपर्क करूँगा और उनके घर से जाके लेके आऊँगा, तो मेरे ख़्याल बहुत सारा पैसा वो बीमारी का अपने घर का बचा सकते हैं और एक आगे आने वाली जो संतति है, वो एक तंदुरुस्त खड़ी कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा ये करते-करते ही ये नॉलेज में आया कि बहुत सारे लोग अब इस टाइप से सोचने लगे हैं। एक दिन गाड़ी लेके निकला जाए और अपने परिवार के लिए पूरी ऐसी चीज़ें खरीदी जाएँ, दूर-दराज से ली जाएँ, जहाँ पे केमिकल के प्रभाव कम हैं। आज भी ऐसे लोग हैं जो रजिस्ट्रेशन नहीं है जिनका, लेकिन आज भी उनकी दूर-दराज में आप जाओगे, तो उनके पास उनके घरों के सामने गोबर का बहुत बड़ा ढेर लगा हुआ है। वो गेहूँ उत्पादित कर रहे हैं, लोकबन गेहूँ करते हैं, 7-8 कुंटल गेहूँ निकलता है उनका और उनके घरों से गेहूँ अगर आप खरीदेंगे, तो वो ही आपको माटी की खुशबू उसमें महसूस होगी और आप ऐसा गेहूँ आप पिसवा के अपने घर में अपने बच्चों को, अपने परिवार में अपने माता-पिता को वो चीज़ खिला सकते हैं। अगर आपने अपने परिवार को शुद्ध चीज़ खिला दी, तो मुझे लगता है वो ईश्वर से भी बड़ी सेवा है कि आपने अपने परिवार को एक शुद्ध चीज़ खिलाई। आप अपने परिवार को शुद्ध चीज़ खिलाएँ, आने वाले जो बच्चे हैं, संतति है, उनका भी बहुत ध्यान धरें। उन्हें दूध अच्छा मिले, दूध से बने हुए प्रोडक्ट भी अच्छे मिलें। आजकल नई-नई बीमारियाँ भी बहुत तेज़ी से ग्रसित हो रहे हैं लोग। बहुत सारी बीमारियाँ ऐसे आ रहे थे। कल नई-नई उम्र में अभी गवर्नमेंट ने जो पाम ऑयल है, वो लगभग 70% मिलाने की परमिशन दे दी है। अब आप सोचिए कि अब ऑयल में पाम ऑयल में सिर्फ़ अगर आपको आपने कहा कि साहब मुझे मूँगफली का तेल चाहिए है, तो वो पाम ऑयल में एसेंस डाल के उसमें एसेंस डाल देते हैं मूँगफली का, तो वो आपको मूँगफली के तेल की खुशबू आने लगती है उसमें। तो 70% गवर्नमेंट ने भी जो परमिशन दी है, वो ये है कि रेट बढ़ते हुए बाज़ार को देखते हुए, पूरे वर्ल्ड में जो बचा बाज़ार की स्थिति है, उसको देखते हुए उन्होंने पाम ऑयल की जो परमिशन लोगों को दी, पहले 15 दी थी, फिर 30 दी थी, अब 70% मिक्सिंग का उनको वो दे दिया है। इसलिए अब आप दुकानदार को भी ये नहीं कह सकते कि ये मिक्सिंग है, लेकिन बस वो गलती इतनी कर रहा है कि उसमें एसेंस डाल के वो जिस चीज़ का चाहिए आपको शाम को तेल बन जैसे दूध देता था, अब आप कहोगे साहब मेरे को 20 लीटर तिल्ली का तेल चाहिए है, तो वो शाम को ये पाम ऑयल में एसेंस डाल के आपको वो तेल उपलब्ध करा देगा। जितना चाहो उतना आपको मूँगफली का तेल आपको उपलब्ध हो जाएगा। लेकिन पाम ऑयल जो है वो शरीर के लिए, हार्ट के लिए बहुत नुकसानदायक है, बहुत ज़्यादा नुकसानदायक। तो उस चीज़ से आपको बचना पड़ेगा। पाम ऑयल वहाँ पे जहाँ पे बहुत ठंडे देश हैं, जहाँ पे बहुत एनर्जी यूज़ होती है, वो तो पचा जाते हैं। लेकिन जिनकी वर्किंग कम है, अब धीरे-धीरे वर्किंग कम होते जा रही है, तो उसके कारण भी ये तेल जो है वो हार्ट के लिए काफ़ी नुकसान करता है। मैंने देखा कि फ़ॉरेन में जब मैं न्यूज़ीलैंड गया था, मैंने देखा वहाँ कढ़ाई नहीं चढ़ती, तेल की कढ़ाई कभी चढ़ती नहीं है। वहाँ सब्ज़ी को उबाला जाता है, मसाले रखे रहते हैं, आप उन मसाले को मिलाइए और कच्चा तेल उसमें थोड़ा-सा जैसे आपने अगर आपने कहा कि भैया मेरे को तिल्ली का तेल चाहिए,
तो वो तिल्ली का स्प्रे रखा रहता है, वो स्प्रे को आपकी सब्जी में आप हल्का सा कर लीजिए, यानी कच्चा तेल खाने की वहां भी विद्या है। ये नहीं है, वहां कढ़ाई में तेल को गर्म नहीं किया जाता। ये एक चीज मैंने वहां पे नोट की थी, जो आप लोगों को मैंने बताई। कम से कम कढ़ाई का कम उपयोग, अब समय आ गया है कि कढ़ाई का कम यूज किया जाए, और चपाती तवे पे बनाकर अगर हो सके तो गोबर गैस से या चूल्हे से अगर चपाती आपको मिल जाए मौका, तो अपने परिवार को एक दिन अवश्य खिलाइए, उनको घर पे बना के। कोई बहुत बड़ी मेथड नहीं है कि आप 4 कंडे नहीं ला सकते, 2 लकड़ी नहीं ला सकते, या आपके आसपास ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे आप चूल्हा जला के रोटी नहीं बना सकते। मैं तो कहता हूँ आपके परिवार के लिए आपको एक दिन कम से कम उनको शुद्ध रोटी खिलाने का आपको वचन देना चाहिए। अब मेरे को लगता है कि जो शादी होती है 7 वचन की, तो एक वचन और लेना चाहिए कि भैया हम ये भी खिलाएंगे, वो वचन साथ में चलना चाहिए। क्योंकि इससे आने वाले समय में बहुत इतनी बीमारियां बढ़ रही हैं और लोग इतने परेशान हो रहे हैं, तो इससे बचने के लिए अच्छा है कि एक दिन जो पारिवारिक छुट्टी है संडे की, वो सिर्फ जैविक सब्जियों को, जैविक सामान को इकट्ठे करने में आप खर्च करें, जिससे आपका पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा, पूरा समाज स्वस्थ रहेगा। आप अच्छे से अच्छी जैविक, और जब आप किसान से मिलोगे, बार बार जाके उनके खेतों पे जाओगे, सामान खरीदोगे, तो आपका कहीं ना कहीं बहुत सारा नॉलेज उसमें ऑलरेडी आएगा। हमने देखा कि बाहर से जब भोपाल से आए बच्चे, तो देखा कि वो बड़े खुश हुए कि कहाँ कोई सी चीज कैसे लगी रहती है। उन्होंने पहली बार देखा कि पेड़ में चीकू लगे हुए हैं। तो ये भी अनुभव बच्चों का बढ़ता है खेती के प्रति। तो आप लोग अपने बच्चों को जहाँ भी खरीदने जाएं, तो अब संडे में कहीं बाहर जाके खाना ना खा के अपने लिए जैविक चीजों को इकट्ठा करने का कार्य आप चालू करें। अपने सब पूरे परिवार को बिठा के जहां भी किसान उत्पादित कर रहा है, भले वो 100 किलोमीटर के अंदर है, तो संडे का दिन आप लोग ऐसे निश्चित करके, जो भी छुट्टी का दिन हो, तो अवश्य इसमें 5-6 घंटे अपने सारे हफ्ते की जो सब्जियां हैं या अनाज है, वो सारी चीज लाकर आप खाएं। तो अनाज में आप अगर आपके जैसे गेहूं लिया, चना लिया, सारी चीजें, और तुरंत आप संडे को बढ़िया, वो तो साफ मिल जाती है किसान के यहाँ, बिल्कुल साफ स्वच्छ, कहीं आपको कुछ नहीं करना है। तो वो चीजें आप एकत्रित करके अपने घरों के फ्रिज जो हैं उनको भरें, और केमिकल को पूरी तरीके से बाहर करें। कल हमारे यहाँ बहुत बड़ा एक पनीर, डुप्लीकेट पनीर का बहुत बड़ा वो पकड़ाया, जिसमें कि पूरा उन्होंने जो पनीर है वो केमिकल से बनाया हुआ था। तो वो काफी बड़ी कार्रवाई हुई। और वो जो पनीर है वो केमिकल से बनाया, बताते हैं कि वो शरीर को 100% नुकसान करता है। आज पनीर ऐसा हो गया है कि शायद कोई सी भी छोटी से छोटी होटल हो या बड़े से बड़ा खाना हो, लेकिन बगैर पनीर के वो संभव नहीं हो पा रही। तो पनीर में बहुत मिक्सिंग है, तो थोड़ा सा पनीर को आप लोग अवॉइड करें, क्योंकि इतना पनीर बनाया नहीं जा सकता, और ना ही इतना पनीर हर दुकान पे उपलब्ध हो सकता है अगर दूध का बने तो। इससे अच्छा है तो आप तो सोयाबीन का टोफू ले लें, वो थोड़ा सा खाने में बहुत टेस्टी नहीं है, लेकिन वो शुद्ध तो है, उसको ले लें आप, सोयाबीन के टोफू। तो पनीर का जो है वो खाने में आपको धीरे धीरे त्यागना पड़ेगा। तेल में जो 70% पॉम ऑयल आ रहा है इस समय, उसको आपको धीरे धीरे त्यागना पड़ेगा। आप अपने आसपास अगर कोई छोटी तेल की घानी लगी हो, तो वहां से तेल निकला के ले जाएं। और संडे का दिन जो है, आप बहुत इन चीजों में आप यूज करें, इन चीजों को घर के लिए एकत्रित करें। पैक चीज लाना बंद, और नया आप खुला किसान से सीधा लेकर आना है, और अपने घर को इन बीमारियों से आपको बचाना है। खेती में अगर आप ऐसे जो किसान फायदा उठाना चाहते हैं कि जैविक में बहुत लॉस होता है, ऐसा नहीं है। आपको विधिवत चलना पड़ेगा। आप वहां पे जो भी आपके आसपास केवीके है, तो आप सबसे पहले केवीके को अपना एक ऑफिस बना लो कि मुझे जब भी खेती करनी है तो मैं केवीके जरूर जाऊंगा। वहां के सारे अधिकारियों के जवान से अगर नाम निकले तो मेरा नाम निकले, ऐसा आपको प्रण करना पड़ेगा
कि जब भी जेबी वाले लेक्चर दें तो आपका नाम उनकी जबान पे आना चाहिए, तो हमें समझ आएगा कि आप जरूर अवश्य आप वहां पे जाते होंगे। इन ऑफिसों को आप मंदिर बनाकर सेवा लें। बहुत सारे ऑफिस सरकार सोच रही है कि जब जनता जाती ही नहीं तो इन ऑफिसों को बंद कर दें। अभी हमारे यहाँ जैसे सिंचाई विभाग का ऑफिस है, अब वहां कोई जाता ही नहीं है। 95% जमीन यहाँ की सिंचित हो चुकी है, तो क्यों ना ये सिंचाई विभाग को बंद कर दें। अब सिंचाई विभाग बंद होने से कितने लोगों को रोजगार कम होगा, क्योंकि इनका हम लोग उपयोग ही नहीं कर रहे हैं। सरकार ने 1-1 लाख 2-2 लाख के आदमी रखे हुए हैं, आप उनसे कुछ आउटपुट लेते ही नहीं और वो भी देना नहीं चाहते, तो सरकार सोच रही है क्यों ना इनको बंद कर दिया जाए। आगे आने वाले समय में आप अगर एग्रीकल्चर में बहुत सारे रिसर्च सेंटर ऐसे हैं जहां पर लोगों की आवक कम है, तो सरकार सोच रही है क्यों ना इनको मर्ज कर दिया जाए, एक दूसरे ऑफिसों को आपस में मिला दें, क्योंकि सरकार करोड़ों रुपए खर्च करके आपकी सेवा के लिए ऑफिस, आप जाते ही नहीं, वहां किसान की संख्या ही नहीं है, वो भी करना नहीं चाहते और आप जाना नहीं चाहते, क्या बात। फिर तो सोच लो आप। लेकिन सरकार ने अब एक नियम लेके आई है कि जो भी एग्रीकल्चर ऑफिस, जो भी एग्रीकल्चर की यूनिटें हैं, आगे चल के अगर वो उस क्षेत्र में अपनी विद्या को नहीं पहुंचाती है, नई किसानों को ट्रेनिंग देती है, तो ऐसी संस्थाओं को क्यों ना बंद कर दिया जाए। इससे अगर एक प्राइवेट संस्था होती तो वो आपके घर जाके बताया था, लेकिन एक सरकारी वैज्ञानिक है, वो आपके पास जा नहीं पा रहा, आप उससे ले नहीं पा रहे हो, इसलिए क्यों ना उस ऑफिस को बंद कर दिया जाए। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें आ रही हैं। अभी भी जागरूक होने का समय, जो किसान जागरूक होके चलेगा, वैज्ञानिकों से खेती सीखेगा और सरकारी योजनाओं का भरपूर उपयोग करेगा और जो लेक्चर्स हैं सारी जगह सुनेगा, वो खेती में सफल होगा, ये निश्चित है। आपको सफल होने के लिए खेती से जुड़ाव, एक खेती के अंदर आपके अंदर एक तड़प पैदा होनी चाहिए कि हमें ये चीज करनी है और इसको करके दिखाना है। आप अगर कोई चीज ठान लोगे तो क्यों नहीं होगी आप। शायद हैंड रेज हुआ है तो मैं ले लेता हूँ। दादू बुला लें। जी ओम। अच्छा मेरा ही हैंड रेज है। तो अब प्रश्नोत्तर यदि होंगे तो वो ज्यादा उपयोगी होंगे, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि प्रश्नोत्तर शुरू किया जाए और किसी भी सज्जन का प्रश्न हो तो वो हैंड रेज करें। तो प्रश्नोत्तर जैसे कल बहुत सारी चीजें रह गई थी तो उस पर चर्चा हो। तो जैसे मैं अभी आपको भैया वो रिपोर्ट पढ़ के बता रहा था, तो उस रिपोर्ट में जो है जो चीजें रह गई थी वो मैं और बता दूं, फिर उस पर चर्चा अपन करेंगे। जैसे उन्होंने हमारे को जो सल्फर है वो बताया है 12.88 और ये पर्याप्त बताया है अपने नर्मदापुरम में। उपलब्ध जिंक जो है वो भी उन्होंने 0.96, ये भी पर्याप्त बताई है। आयरन जो है वो 2.48, ये कम बताया है। और मैग्नीज जो है 4.56, ये पर्याप्त बताया है। कॉपर उन्होंने 0.64, ये भी पर्याप्त बताया है। और बोरॉन जो है 0.76, ये भी पर्याप्त बताया है। तो इस तरह से 12 तत्वों की उन्होंने जांच करके जानकारी दी है। मेरा सभी साथियों से, भाइयों से निवेदन है कि जहाँ भी मिट्टी परीक्षण का जो है वो अपनी मिट्टी का परीक्षण कराएं और उसको, उस रिकॉर्ड को रखें और हर बार जब भी, हर साल यदि आप कराएंगे, सब निःशुल्क हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो है वो हम लोगों को फायदा होगा। और हम 2-4 साल बाद जब ये बात करेंगे कि वहाँ कब कहाँ थे और आज कहाँ पहुंचे। पैरामीटर में उन्होंने बहुत सारी अनुशंसा की है, तो उन्होंने कहा सल्फर की बिल्कुल अनुशंसा नहीं है, जिंक की भी नहीं है,
फेरस सल्फेट की उन्होंने कहा, फेरस सल्फेट आपको डालना है, मैग्नीज नहीं डालना है, कॉपर सल्फेट नहीं डालना, बोरान नहीं डालना। और जबकि हम देखते हैं कि हमारे पूरे क्षेत्र में ये बहुत ज्यादा मैग्नीज भी डाली जा रही है और जिंक डाली जा रही है, जिंक तो भर भर के डाल रहे हैं, तो ये है। और उन्होंने जो हमें यूरिया और पोटाश की जो उपलब्ध बताई है, तो पर हेक्टर में उन्होंने बताया कि कितना डालना चाहिए गेहूं में, मूंग में और धान में। तो इस तरह से मिट्टी की जांच कराने के बाद निश्चित रूप से हमें बहुत सारी चीजों की जानकारी मिल जाती है। जी हो। अब हमारा जो आने वाला समय है वो धान का है, तो निश्चित रूप से धान की नर्सरी पर थोड़ी जानकारी आप दें। जी हो। बहुत अच्छा, वो आपने एक कदम आगे बढ़ाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। आप जो चीजों को जैसे अगर आपने मिट्टी परीक्षण करा लिया है तो ये सबसे फर्स्ट स्टेप है जैविक की और हर किसानों की। आपके खेतों में ये आपको पता होना चाहिए कि क्या चीजों की कमी है हमारे खेतों में, तो उन चीजों पे आप विशेष ध्यान देंगे। तो आपको पहले सबसे पहला आपका काम है मिट्टी परीक्षण होना। जिन किसानों की मिट्टी परीक्षण की रिपोर्ट आ जाती है, फिर उस हिसाब से अपने खेतों में डोज को फिक्स करना चाहिए कि मुझे क्या चीज मेरे खेत में देनी है। ऐसा तो नहीं मैं कोई चीज गलत दे रहा हूँ। जो संतोष सर ने जैसे सैलरी सिखाई थी बनाने के लिए, तो वो बहुत अच्छी सिखाई थी। उसको बना के आप खेतों में अगर चावल वाला जो यूज करते हैं, तो उससे काफी जमीन में जो जितने भी न्यूट्रिशन है वो सारे होते हैं। तो आप तो अपने खेतों में न्यूट्रिशन जो भी कम आए तो उसकी पूर्ति आप अपने खेतों में और उसके अनुरूप क्रॉप को भी चुने, तो उससे आपको बहुत अच्छा होगा। अब जैसे धान की फसल आने वाली है, तो धान की फसल में आपको ध्यान रखना है नर्सरी लगाते समय कि हमारे खेत में क्या क्या चीजें एक तो सबसे ज्यादा परेशान अगर करता है तो खरपतवार करता है। तो आपके खेत में अच्छे से मल्चिंग, अच्छे से आपका खेत बनना चाहिए। जीरो लेबलिंग से अगर आपने खेत बनाया हुआ है तो वो पूरे खेत में आधा इंच पानी आपका, 1 इंच आप भरोगे, बहुत ज्यादा पानी नहीं भरना पड़ता। तो उसमें सबसे अच्छा फायदा होता है जीरो लेवलिंग से, आपका खेत एक सा रहता है और उसमें अगर आप 1 इंच पानी भी भरना चाहेंगे तो 1 इंच भरा रहता है, उससे आपका कचरा नहीं होता है। तो पानी की भी मात्रा अगर जीरो लेबलिंग करा लो तो कम लगता है, बहुत सारा पानी उसमें भरना नहीं पड़ता। अभी लेबल नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, बंड को 1-1, 2-2 फीट ऊंचे बना देते हैं, क्योंकि हमारा खेत तो लेबल है ही नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, ये कॉर्नर में पानी हमारा सूखा ना रहे, इसलिए हम क्या करते हैं कि एक कमर इतने ऊंचे बंड बना के उनको पानी भरते हैं, इससे हमारा पूरे खेत में पानी भरा रहे। तो वो अपन सबसे ज्यादा पानी का वेस्ट, सबसे ज्यादा मशीनों की परेशानियां, वो सब करता है। आप जीरो लेबलिंग करा लीजिए, आपको 2 इंच पानी रखना है तो 2 इंच पानी रखिए। आप ऐसे हजारों लाखों लीटर उसमें पानी भर के रखा हुआ है आपने, कोई जरूरत ही नहीं है आपको इतने पानी की। सिर्फ पानी जो है, अगर आपका पूरा जो बंड है उसमें 2-2.5 इंच पानी भी भरा रहेगा तो भी वो पर्याप्त होता है, वो कोई कचरे को उगने नहीं देता। लेकिन अगर आपके बंड आड़े तिरछे हैं, अब आपका खेत आपने लेबलिंग नहीं कराया, तो वो क्या होता है, उसकी वजह से आपको अननेसेसरी उसमें लाखों लीटर पानी ज्यादा भरना पड़ा। उसमें बंड की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर आपने जीरो लेबलिंग कराया हुआ है तो आपको मिट्टी की पाली बनानी ही नहीं पड़ेगी, बस आप जो बंड फार्म है उससे ही बना लो। आप सिंपल, आपने बंड फार्म से बनाया उतनी पर्याप्त है, और वो पानी आपका पूरे खेत में एक सा भरा रहेगा। धान में, धान के बीज का चुनाव आप करिए, बहुत अच्छा बीज लीजिए, फाउंडेशन है, सर्टिफाइड है, केवी के जैसे हमारे यहाँ बनखेड़ी में स्टार्ट हो गया बीज मिलना। तो आप अपना बीज का चुनाव जहां भी केवी के हैं, रिसर्च सेंटर हैं, उनसे लीजिए। आपको महंगा पड़ रहा है तो थोड़ा बीज लेकर बीज बना लीजिए, लेकिन बीज आप एक विश्वसनीय संस्था से लो। आप बीज का बहुत बड़ा महत्व है। कई किसान आज भी 10 साल पुराना वही बीज वही बो रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि आपके अंदर जो खेतों में डिसीज आ गई हैं, वो डिसीज वहां से हट नहीं पा रही। जो फंगस आपने बना के आपके घर पे रखा हुआ है बीज के रूप में, वो फंगस जा नहीं रही।
आपका अगर देसी बीज है तो उसको फिर आप जगह बदलिए आपके खेत में, एक ही एक खेत में मत लगाओ आप उसको। तो बीज का प्रोसेस भी आपको धीरे धीरे सीखना पड़ेगा। अगर आप बीडर बीज, अगर आपकी कोई संस्था है बीज वाली तो आप बीडर बीज लीजिए। अगर आप खुद किसान हैं तो आप फाउंडेशन बीज ले लीजिए, F1 F2 आप बीज ले लेंगे तो वो आपका 4-5 साल बढ़िया चल जाएगा। बीज की कोशिश करिए जिस जमीन से बीज निकला है उसमें ना लगे, तो आप अपने पड़ोसी किसान को भी लगवा लो, उसका बीज आप सोइंग कर लो, अपना बीज उसको सोइंग करा दो। ये बहुत सारी चीजें आपको बारीकी से ध्यान रखना पड़ेगा। और आपके खेत में आप शुरू से ट्राइकोडर्मा, बवेरिया इन चीजों का यूज करते हैं तो कोई भी चूसने वाला कीड़ा, कोई धान में तो आप संतोष सर की दवाएं 1000% सफल है बारिश में, क्योंकि जैविक 100 गुने की ताकत से काम करता है बारिश के समय। इसलिए पूर्णतः आप जैविक पे बारिश की फसल में आप जा सकते हो। आपको कहीं कोई 1 रुपए का केमिकल आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप पूर्णतः जैविक पे जाइए। जो आपने सीखा हुआ है ट्राइकोडर्मा बनाना, बवेरिया बनाना, आपका सूडोमोनास बनाना, उनको आप मल्टीप्लाई करके अपना रख लीजिए और उनका बहुत अच्छे से आप उपयोग करिए। आपकी फसल में केमिकल का जो खर्चा है, जो दवाओं का डालने का, वो बच जाएगा। आपकी लेबर जो परेशान हो जाती है, जो डालने वाले हैं वो परेशान हो जाते हैं केमिकल दवा डालने से, वो नहीं होगी। कभी कभी बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, वो भी नहीं होंगी आपकी। तो आप धान का बीज आपका चुनाव हो गया, फिर सही दूरी पे लगाइए आप। धान की जो रोपाई है वो अच्छे से दूरी पे कराइए, ये नहीं इतनी सारी घनी लगा दी। प्लांट पॉपुलेशन जितने चाहिए हैं उतने ही प्लांट आप उसमें लगाइए अपना, और उसके बाद आपके खेत की निरंतर आप निगरानी करते रहिए कि हमारे खेत में क्या हो रहा है। आपके खेत में पानी भरा हुआ, दवा डालने में तो आप गोबर की गोली बना के उसमें उस समय आप डाल सकते हैं। बहुत अच्छी ट्राइकोडर्मा बवेरिया का आप अगर गोली बना के डालें तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट है। हमने मक्के में उसके रिजल्ट लिए हैं, क्योंकि हमें मक्के का हम लोग साइलेज बनाते हैं, इसलिए हम मक्का ज्यादा लगाते हैं। तो धान हमारा बहुत कम पोर्शन रहता है, लेकिन फिर भी आप धान में अगर चाहें तो ये ट्राइकोडर्मा, बवेरिया इन चीजों का उपयोग आप कर सकते हैं बहुत अच्छे से। और उसमें जब आप पडलिंग करते हैं तो उस समय आपकी गोबर की खाद आप बढ़िया पडलिंग में डाल सकते हैं। अगर आप प्रोम ले रहे हैं तो प्रोम बहुत बढ़िया है। ग्रीन पोटास इस बार पतंजलि का बहुत अच्छा आया, तो वो ऐसी चीजों का आप उसमें उपयोग करें तो आपके खेतों में जो केचुए हैं उनकी संख्या बढ़ेगी। लेकिन अगर आप भरपूर उसमें यूरिया, डीएपी उपयोग करोगे तो आपको केचुए की जो संख्या है वो निरंतर कम होगी, और किसी एक चीज के कम होने से दो नुकसान बढ़ते हैं, ये बिल्कुल प्रॉपर फिक्स है। आपने अगर आपके खेत में केचुए कम करे तो आपकी पैदावार निश्चित ही कम आना है, इसको कोई रोक नहीं सकता। आप कितने ही उसमें डीएपी डाल दें, कितना ही यूरिया डाल दें, आपकी उस पैदावार को कोई नहीं बढ़ा सकता। जबकि आपके एक मित्र कीट केचुए को आप अगर बढ़ा लें, उस डीएपी कीमत का अगर केचुआ खरीद के आप डाल दें तो मेरे को लगता है कि उस डीएपी से 100 गुना ज्यादा फायदा करेगा वो जमीन में। आप एक बार डीएपी के पैसे से केचुए तो लाके डालिए उतने, आप देखिए कि आपके खेत में क्या रौनक आ रही है। आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल करिए। हम ये नहीं कहते कि पूरी जमीन में करिए, लेकिन अपनी खेत में प्रैक्टिकल के लिए 1/4 एकड़ जमीन तो रखो, आप आधा एकड़, जहां पे आप प्रैक्टिकल कर सको। हमेशा प्रैक्टिकल करोगे तो कुछ ना कुछ अच्छा पाओगे। जी ओम। 100 हुए दादू लेने। बेनी सिंह भैया का। बने सिंह जी, आदरणीय बने सिंह जी। जी आदरणीय बने सिंह जी। शायद खेत में काम कर रहे होंगे वो, जी तो जी ये हो सकता है। और किसी को कोई जानकारी पूछनी हो तो पूछें। और ऐसे तो सभी मेरे से ज्यादा प्रशिक्षित हैं, मैं आप सबसे कम प्रशिक्षित हूँ, लेकिन फिर भी बड़े भाई को कोई गलती होती है तो छोटा भाई बता सकता है, या छोटे भाई को गलती हो तो बड़ा भाई बता सकता जी है। जी जी बहुत बढ़िया। सुंदर भैया, आपने धान के संबंध में जानकारी दी। अब मैं आदरणीय अजीत कुमार सिन्हा जी को सादर आमंत्रित करता हूं
उन्होंने जो है गर्मी में अपनी धान लगाई थी, तो वो किस तरह से उन्होंने लगाई है और उसका क्या जी, रिजल्ट साथ हुआ ये हो। जी सिन्हा जी। सदन को सादर नमन। जी, सभी उपस्थित बंधुओं को मेरा प्रणाम। आ, आपने मुझे आमंत्रित किया, ठीक है। प्लीज मैं जो बातें बोलूंगा वो अन्यथा ना लें, क्योंकि मैंने जो महसूस किया है पिछले 2015 से मैं भी लगा हुआ हूं कि कैसे हम निकलें, क्या निकलें। हर बार कुछ ना कुछ गलतियां छूट जाती है, हर बार कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती है। इस बार काफी सूझबूझ से काम किया गया है ताकि खर्चे कम हो और प्रोडक्शन अच्छा हो। स्वाभाविक रूप से प्रोडक्शन अच्छा मिला मुझे। और मेरा सबसे पहले है कि बीज का सिलेक्शन करते समय हम दो चीज दिमाग में रखें। एक तो हमको खाना है क्या, और दूसरा हमको बेचना है क्या। जब तक बेचने की बात ना करेंगे, प्रोडक्शन करने के बाद उसको बेचना और उससे पैसे कमाना, ये बड़ा ही दो विषय अपने आप में भिन्न विषय है। दूसरा है कि हम लोग, मैं 2-4 साल से सैंपल्स भेजता था लोगों को, बट वो कोई लाइक नहीं करता था। पिछले साल की जो धान मेरी चिन्नौर आई थी, उसका सैंपल मैं मेट्रोज में भेजा था, दिल्ली भेजा था, बॉम्बे भेजा था, बैंगलोर भेजा था। वहां से मुझे चिन्नौर की अच्छी डिमांड आई चारों तरफ से। मैं भी ऐसे ही कोई भी धान लगा देता था, जो धान बीज में मिल रहा है या फाउंडेशन का मिल रहा है या केवीके में मिल रहा है। ऐसा नहीं है, केवीके का अपना धंधा है, उनको हमारे प्रोडक्शन से या हमारी उपज से या हमारी आर्थिक स्थिति से कोई लेना देना नहीं है। उनकी आर्थिक स्थिति, उनको पगार मिलती है। थोड़ा कड़वा बोल रहा हूं, लेकिन ये मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं। उनके अपने बिजनेस है, हमारे अपने बिजनेस रन होने चाहिए। अब आते हैं कि जो बीज है, बीज को बोने से पहले अच्छी तरह कम से कम 1.5-2 दिन सुखा लीजिए, बहुत अच्छे से। जब तक आप बीज उपचार नहीं करेंगे अच्छे से तो पॉसिबल नहीं है। और जमीन को जितना बढ़िया जुताई कर सकते हैं, मैं मानता हूं कि जीरो लेवलिंग होनी चाहिए, लेकिन किसान के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो जीरो लेवलिंग कर सके। आज तो हम परेशान हैं कहाँ से 2 पैसा बचा लें। जीरो लेवलिंग करने गए तो फिर दिक्कत आएगी। मैं मानता हूँ होशंगाबाद एरिया में ये दिक्कत है, क्योंकि वो सब सोयाबीन के खेत थे और अब उनको धान का खेत बनाना है। तो हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। छोटे छोटे क्यारियां बना के भी हम आधा आधा एकड़, क्योंकि हमारे भंडारा जिले में ये दिक्कत है। वो पहाड़ी नुमा तो नहीं कहेंगे, बट स्टेप स्टेप वाइज खेती है, छोटे छोटे टुकड़ों में खेतियां हैं। और उसके मुताबिक हम क्या करते हैं, उसमें मेड़े बना लेते हैं थोड़े थोड़े 1-1 फीट के, और उनमें पानी को अटका देते हैं। खेत के अंदर भी खेत बना देते हैं, वैसे भी किया जा सकता है। अब आता हूं बेसल डोज पे। बेसल डोज आज के टाइम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि हम बेसल डोज नहीं डालेंगे तो क्या होगा कि प्लांट का ग्रोथ और प्लांट की टिलिंग, दो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ग्रोथ है मतलब वो पूरा न्यूट्रिशन उसको मिल रहे हैं और प्लांट उठा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ टिलिंग की जरूरत पड़ती है, जो मैं हर बार पिछड़ जाता था। हमारे यहाँ नॉर्मली 5 से 7 काड़ी बोलते हैं, मतलब धान की पौध को बोते थे, और उससे मैक्सिमम जो टिलिंग आती थी वो कह लीजिए 20 से 30 जा पाती थी मैक्सिमम। यदि हम टिलिंग बढ़ाते हैं तो मैं प्रोडक्शन बढ़ा सकता हूँ। तो फोकस हमारा ये होना चाहिए कि हम टिलिंग को कैसे बढ़ाएं। यदि टिलिंग बढ़ जाती है तो बात आती है अब न्यूट्रिशन मैनेजमेंट करने का। सो वहां पे फिर मैं पिछड़ जाता था। लेकिन इस बार जो सीवीआर रेड्डी सर का जो फॉर्मूला था धान के टुकड़े कनकी फेंकने का, उसने काफी मदद किया और पूरा सीन चेंज कर दिया। वो किस अवस्था में डालना है उसके बारे में मैं बताता हूँ। जो मैंने डाला है, जिससे मुझे मुझे डबल तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ 3/4 प्रोडक्शन मेरा बढ़ा, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि नॉर्मल आजकल जो प्रोडक्शन मेरे एरिया में आ रही है 12 से 15 क्विंटल से ऊपर नहीं जा रहा है धान, जो कि मिनिमम 20 से 25 जानी चाहिए, तब उसका प्रोडक्शन कॉस्ट निकल पाएगा। चिन्नौर का एवरेज प्रोडक्शन कॉस्ट 70 रुपए kg से ऊपर है। ऑब्वियसली वो बासमती ग्रेड में नहीं है,
लेकिन एक बहुत ही सुपाच्य चावल है। अभी आता हूँ टिलिंग बढ़ाते समय हमें क्या करना है। जब धान के पौध लगा दीजिए आप, उसके बाद फिर आपको कम से कम 15 से 20 दिन प्लांट को वहां पे अच्छे से सेटल होने दीजिए। उसके बाद उस पे पाटा मारते हैं। पाटा मारने से क्या होता है, पौधे की कमर कह लीजिए एक टाइप से टूट जाती है, तो उसकी वर्टिकल ग्रोथ है ना वो रुक जाती है और प्लांट नीचे से टिलिंग करना चालू कर देता है। सेम टाइम हमें ये चावल जो है, चूरी का चावल 20 केजी से 25 केजी प्रति एकड़ आपको जस्ट फेंक देना है। और वो चावल फेंकने के बाद पूरी सीन अगले 20 दिन में पूरी चेंज होने चालू हो जाएगी। आप देखेंगे कि भरपूर टिलिंग भी आ रही है, उसका ग्रीनरी, उसकी उसकी हरियाली भी बढ़ रही है। साथ ही साथ क्या हो रहा है कि जहां मैं 30 टिलिंग ला पाता था बड़ी मुश्किल से, अब वो कम से कम एवरेज 60 है। उसने पूरी जो मेरी जो फेल्यूर का कारण था उससे मैं बाहर निकला। वो जो टिलिंग आई मेरी, उसके बाद होता है कि अब न्यूट्रिशन में क्या दें। तो सीवीआर रेड्डी सर का बहुत साफ कहना है कि यदि आपके पास में कुछ भी नहीं है तो वो बताते हैं गेहूं के, दाल के ऐसा स्लरी टाइप का बना करके उसका छिड़काव करते रहिए। मैंने भी वही किया जो एक सीवीआर रेड्डी सर के साथ में कांजी भाई आते थे हमेशा, मैं उनके संपर्क में आया और उन्होंने मुझे बताया कि आप अब ऐसा कर लो। उसके मुताबिक किया, उसका न्यूट्रिशन अच्छा रहा, बालियां अच्छी बनी, वेट अच्छा हुआ और अच्छा प्रोडक्शन आया। जी, इतना ही मेरा अभी तक का अनुभव रहा है इस जर्नी में। 2015 से धान के ऊपर ही काम कर रहा था, क्योंकि हम जो क्षेत्र में जिस टाइप की खेती होती है उससे यदि बाहर निकलते हैं तो उसके लेबर नहीं मिलते हैं, उसके रेट नहीं मिलते हैं, गाड़ी स्पेशल करनी पड़ती है मंडी तक जाने के लिए। तो ये ध्यान कर लीजिए। और दूसरा है कि हम यदि डायरेक्ट कोई चीज बेच सकते हैं तो उस पर फोकस कीजिए प्लीज, क्योंकि हम अकेले मंडी में रेट नहीं ले सकते हैं। मंडी में रेट तब ले सकते हैं जब हमारी क्वांटिटी बढ़ जाए, तो क्वांटिटी मुझे बाहर निकाल देगी वो वहाँ की जो ट्रैप है उससे। तो एक चीज है कि मार्केट में डिमांड, जैसे होशंगाबाद का एरिया है वहां पे कुछ बासमती ग्रेड के चावल हो रहे हैं, तो आप लोग देखिए कि 90% जो मैरिज वाला है या होटल वाला है या डेली कंजम्पशन में किस टाइप की चावल चल रहा है और किस टाइप की चावल एक हेल्दी चावल हर कोई खा सके, उस पर फोकस करेंगे तो बेहतर होगा। मेरे यहाँ तो भंडारा का जीआई टैगिंग था चिन्नौर, और मैं बस यही सस्पेंड किया और जीआई टैगिंग में पूरा एनालिसिस लिखा है एक चावल का। सो उसको पढ़ने के बाद मेरे कस्टमर बढ़ रहे हैं, एक्सेप्टेंस बढ़ रहे हैं और मैं उनकी जरूरतों को पूरा करने में लगा हुआ हूँ। जी धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने जो कहा कि आपके कस्टमर बढ़ रहे हैं, सर आपका उपज कितनी निकली सर? जी ओम सर, मेरी आवाज पहुंच रही? हेलो हेलो। अराउंड 22 क्विंटल पर एकड़। जी 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 हाँ, जी 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 अप्रोक्सीमेट 22 जी क्विंटल। हेलो हाँ, आ रही सर। हेलो, आ रही आवाज? बहुत अप्रोक्सीमेट बढ़िया सर, 22 से धन्यवाद ऊपर धन्यवाद। गई। और सर जो आप, एक चीज छूट हाँ एक चीज छूट गई मेरे से। बेसल डोज में हम ज्यादा परेशान ना हो, सिंगल सुपर फॉस्फेट का 2 बैग लेकर के, 1 बैग सिंगल सुपर फॉस्फेट पे 4 बैग गोबर का खाद ले करके और सिंपल गाय की गोबर की स्लरी, गुड़, ये सब का प्रयोग करते हुए आप भट्टी खाद बना लीजिए। प्लांट को सबसे ज्यादा फास्फोरस की जरूरत पड़ती, और वो हमें नियरेस्ट क्या होता है कि हम अब रॉक फॉस्फेट कहाँ से खोजें, ये सब चक्कर में ना पड़ते हुए 500, 550, 600 रुपए में फॉस्फेट मिलता है, सिंगल सुपर फॉस्फेट एसएसपी को आप उसके बाउंड को तोड़ दीजिए भट्टी खाद बना करके, और वो पूरा जैविक हो जाता है। तो ये मेरे से छूट गया था जो मैं बताना भूल गया था जी। ये कितना डाला सर आपने प्रति एकड़? 2 बैग सिंगल सुपर फॉस्फेट।
जी जी जी। और ये जो कनकी का कितने बार स्प्रे किया? और सर जैसे हम लोग जो स्लरी बना रहे हैं 9 धान आटे की, जिसमें 9 तरह के अनाज मिलाते हैं, ज्वार बाजरा गेहूं चावल और 5 तरह की दाल, या दालों की संख्या और भी ज्यादा बढ़ जाती है, क्या इसका उपयोग भी किया जा सकता है? कनी भाई ने मुझे सोयाबीन और गेहूं इसकी बताई थी कि उसकी उसकी उसको पीस करके उसका आटा को फर्मेंट होने दीजिए 8-10 दिन, और उसके बाद उसका स्प्रे कर लीजिए, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स से जैसा काम करता है। इनफैक्ट बारिश में कुछ बीमारियां दूसरे टाइप की आती है और गर्मी में दूसरे टाइप की आती है। तो बीमारी में मेरे एरिया में करपा बहुत ज्यादा लगता है, तो करपा के ऊपर मेरा एक अच्छा अनुभव था, वो भी मैं शेयर कर दूं। ये जो छाछ होती है ना, उसका स्प्रे यदि करते हैं, अब वो मात्रा जो मैं बता दूं, 3 लीटर छाछ को 100 लीटर पानी में मिला करके स्प्रे करते हैं तो करपा धान का नहीं आता है। ये मेरा पिछले साल का प्रत्यक्ष अनुभव रहा है सर। तो मैं कहूंगा स्लरी का स्प्रे कीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो माइक्रोन्यूट्रिएंट जाएगा, जितना माइक्रोन्यूट्रिएंट मिलेगा बाली अवस्था में। हाँ, लेकिन ध्यान देना है कि जब बाली में फ्लावरिंग हो रहा हो तब कुछ भी मत कीजिए। धान में एक स्टेज होती है, बहुत छोटे छोटे फूल आते हैं, उस स्टेज में यदि हम फ्लावरिंग करते हैं तो वो अच्छा रिजल्ट है। फ्लावर झड़ जाती है, फूलें झड़ जाती हैं, उसके बाद से आप आगे बढ़िए तो बड़ा अच्छा रहेगा। जी 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 जी। अब किसी के कोई प्रश्न है तो मैं पुनः निवेदन कर रहा हूं कि हैंड रेस करें, तो मैं उन्हें सादर आमंत्रित करूंगा। जी आदरणीय, आज के हमारे मुख्य अतिथि से मेरा सवाल है। जी बोलें। आदरणीय, आप जो कह रहे थे खरपतवार का जो बड़ा उद्देश्य बता रहे थे, खरपतवार ये मुख्य समस्या है, धरती माता ने खरपतवार क्यों पैदा किया, ये पूछना चाहता हूँ आपसे। जी बेनी भैया बताइए। खरपतवार के बारे में बता रहे थे ना आपके, जैसे मुख्य विषय खरपतवार का बहुत ज्यादा है, तो खरपतवार धरती माता क्यों उगाती है, इसलिए पूछना चाहता हूँ कुछ। अब ये तो इसमें क्या आप ज्यादा नॉलेज रखते हैं, तो आप बताइए। नहीं, मैं तो कोई नॉलेज नहीं रखता हूँ, पर जैसे ऐसा है कि भाई खरपतवार जो है ना वो धरती माता का भोजन है। मिट्टी जैसे गीली होगी 7 दिन या 15 दिन की, अगर बीच में अपन कोई फसल नहीं लगाएंगे तो खरपतवार उग करके वो धरती माता का भोजन ये वो आच्छादित के रूप में उगती है। और जहाँ पूर्ण पोषण युक्त अगर धरती माता में अगर पूर्ण पोषण है तो वहां पे फिर खरपतवार नहीं उगेगी। अपन देखते हैं अपने गाँव के आसपास या जंगल में जहाँ डबरियां होती है पानी की, वहाँ जंगल की मिट्टी बह करके आती है तो वो पूर्ण पोषण युक्त होती है। वो डबरी में बरसात होने के बाद में बहुत लंबे समय तक खरपतवार नहीं उगती है। तो जैसे जैसे हमारी मिट्टी में खरपतवार पोषक तत्व की कमी पड़ेगी तो धरती माता खरपतवार उगा करके अपने मिट्टी का पूर्ण पोषण प्रदान करने की कोशिश करती है वो। ये बहुत अच्छा है। और खरपतवार कहते हैं कि इसलिए उगते हैं कि जो प्लांट में जो भी न्यूट्रिशन आपके कम हो रहे हैं उनकी पूर्ति के लिए ही वो उगते हैं। ये जी जी है जी इसका। जी। और जो नए आपने देखा होगा कि आपके खेत में नया खरपतवार उगा जो आज तक कभी उगा नहीं था, तो वो इसलिए उगते हैं कि आपकी जो जमीन में आपके न्यूट्रिशन में जो जो भी कमी है उनकी पूर्ति होती है। कहते हैं कि जो गांव में जब कभी कोई बीमारी आने वाली है, गांव में कोई ऐसी बीमारी आती है जो, तो वो आसपास ही आपके झाड़ पेड़ ऐसे उग जाते हैं कि वो बीमारी को आप उन पत्तों के द्वारा खा के भगा सकते हैं। ये पुराने लोगों का ये है कि अगर आपके एक यहाँ अपने पे जैसे बहुत ज्यादा कोई ऐसी बीमारी आई तो आप अपने आसपास ही देखेंगे कि कोई नई पत्ती का पौधा निकला है और उस पत्ती से आप अपनी बीमारी जो है वो ठीक कर सकते हैं। एक अभी अपने को थोड़ा सा लंबे समय से अनुभव किया, 15 साल हो गए अपने क्षेत्र में, या सभी अपने किसान खरपतवार नाशक का उपयोग ज्यादा कर रहे हैं। जी किसान को एक भ्रम रहता है कि खरपतवार का बीज अपने खेत की मिट्टी में गिरने से खरपतवार उगती है। जी। तो अभी पिछले 15 सालों से किसान दोनों सीजन में खरपतवार नाशक डाल रहे थे, फिर वो धरती माता बीज लाया कहाँ से रही और कैसे खरपतवार उगा रही। किसान की कोशिश तो ये रही कि हम खरपतवार नाशक डाल करके वो खरपतवार का बीज ही खत्म कर दे, परंतु वो किसान के विपरीत जा रही ना, फिर भी और ज्यादा खरपतवार पैदा हो रही है अपनी।